अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था, रिएक्शंस ऑफ अल्केन स्टार्ट किया था, जिनमें हमने कंबस्शन एंड ऑक्सीडेशन से रिलेटेड रिएक्शंस का हमने स्टडी किया। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नाइट्रेशन एंड हैलोजिनेशन और लास्ट पे उसके यूजेस। अब नाइट्रेशन क्या चीज़ है कि हमने देखें जो भी हमारी हेडिंग होती है, जो हम रिएक्शन करा रहे होते हैं ना, तो उसी से आपने उसकी डेफिनेशन बनानी है और वही सारा कुछ उसके रिएक्शन के अंदर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे नाइट्रेशन को हम स्टडी कर रहे हैं ना, तो नाइट्रेशन क्या चीज़ है? नाइट्रेशन द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन विद द नाइट्रो ग्रुप इज़ कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि आपके पास अल्केन एज ए रिएक्टेंट है, हमने अल्केन के साथ रिएक्शन करवाना है। कौन सा? नाइट्रेशन का। ठीक है ना। तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है, एक ग्रुप यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया नाइट्रो ग्रुप का, ये नाइट्रो ग्रुप जिसको हम NO2 के नाम से डिनोट करते हैं, ये इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाना है किसके ऊपर? अल्केन के ऊपर। अल्केन कोई भी हो सकता है आपके पास, मीथेन, इथेन, प्रोपेन कोई भी होगा। आपने उसके साथ इस नाइट्रो ग्रुप को अटैच करना है, लेकिन इसको अटैच करने के लिए देखें जो भी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल CH4 की एग्जांपल अगर हम लेते हैं ना, तो CH4 में क्या है? 4 हाइड्रोजन एटम्स होंगे ना साथ, मतलब ये जो कार्बन होगा, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। तो आपको इसके साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन जितने भी कार्बन एटम्स, जितने भी ये हाइड्रोजन एटम्स हैं, आपको कोई एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। जैसे आप एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव करेंगे, आपके पास इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी कार्बन की, मतलब यहाँ पे अब स्पेस क्रिएट हो चुका है। अब इसके साथ जो है नाइट्रो ग्रुप अटैच हो सकता है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले आप हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेंगे। जैसे हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? ये नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, NO2। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। एक वर्ड है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने एक इधर से हाइड्रोजन को हटाया, उसकी जगह पे एक नया ग्रुप लगा दिया। ठीक है ना, कोई भी हो सकता है वो ग्रुप, मतलब एक को हटा के दूसरे को उसकी जगह पे लगाना, जगह तब्दील करने का प्रोसेस रिप्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है ना। हाइड्रोजन को हटाया, नाइट्रो ग्रुप को वहाँ पे लगाया, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? नाइट्रेशन। बात किस समझ आई? अब डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट, आपने रिप्लेसमेंट करनी है, जगह तब्दील करनी है किस चीज़ की? ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। अल्केन से हाइड्रोजन एटम की जगह तब्दील करेंगे, हाइड्रोजन एटम को हटा देंगे, किसके साथ? विद नाइट्रो ग्रुप। आप नाइट्रो ग्रुप को उसकी जगह पे लगाएंगे, हाइड्रोजन की जगह पे, और हाइड्रोजन को वहाँ से हटा देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस नाइट्रो ग्रुप को वहाँ पे अटैच करने का क्या कहलाता है? नाइट्रेशन। ठीक है ना। अब देखें, इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हमारा जो अल्केन होगा, अल्केन है ये आपके पास, दूसरा जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप कहाँ से हासिल होता है? देखें, ये नाइट्रो ग्रुप आपको कहाँ से मिला? आपने एक वर्ड सुना होगा एसिड का नाम HNO3। ये कौन सा एसिड होता है? नाइट्रिक एसिड इसको बोला जाता है। ठीक है ना। HNO3 इज़ द नाइट्रिक एसिड। आप इस HNO3 को एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं इस तरह से लिखूं, NO2, यही चीज़ है, यहाँ से एक ऑक्सीजन हटा दिया, NO2, इसके साथ मैं बॉन्ड बना के OH को साथ इसके अटैच कर देता हूँ। NO2 बॉन्ड बना है सेंटर में और साथ है OH, इकट्ठा करके लिखेंगे इसको तो HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये भी नाइट्रिक एसिड है, ये भी नाइट्रिक एसिड है। इस फॉर्म में हम इस वजह से लिखेंगे ताकि हमारा जो रिएक्शन होगा, हमें रिएक्शन समझने में आसानी हो जाए। ठीक है ना। तो ये भी नाइट्रिक एसिड है, ये भी नाइट्रिक एसिड है। तो अब जो रिएक्शन होगा हमारा, रिएक्शन किस कंडीशन में होगा? आपके पास ये जो नाइट्रिक एसिड है ये, और रिएक्टेंट कौन सा है आपके पास? अल्केन। अल्केन कोई भी आपके पास हो सकता है, इथेन, मीथेन, प्रोपेन कोई भी ले लें। तो मतलब जो अल्केन है वो और नाइट्रो ग्रुप आपके पास किस फॉर्म में होने चाहिए? वो वेपर फेज में हों। वेपर फेज में कब होंगे? जब आप उसके अंदर ड्रास्टिक कंडीशंस अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब है हाई टेम्परेचर देंगे। जब उसको हाई टेम्परेचर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो वो जो आपके पास नाइट्रिक एसिड होगा और जो मीथेन होगा वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा? वेपर की फॉर्म में मिलेगा, तब जाकर ये आपस में रिएक्शन करेंगे। ठीक है। अब देखें, ड्रास्टिक कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? ड्रास्टिक कंडीशन, ड्रास्टिक का मतलब होता है हाईली कंडीशंस, शदीद, सख्त, जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। तो कितने ड्रास्टिक कंडीशन, कितना टेम्परेचर रिक्वायर होगा इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए? 400 to 500 के अराउंड अबाउट, इसी के दरमियान रिएक्शन आप जो है टेम्परेचर आप देंगे। 400 से 500 के दरमियान कोई भी टेम्परेचर हो, आपका रिएक्शन प्रोसीड होगा। अगर इनसे कम या ज़्यादा होगा तो आपका रिएक्शन नहीं होगा।
क्यों? जैसे ही टेम्परेचर 500 से आप क्रॉस करेंगे मॉलिक्यूल्स जो है डीनेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, और जो इससे कम हो तो उनके जो है प्रॉपर बॉन्ड ब्रेकेज का प्रोसेस नहीं हो पाता। बात समझ आ रही है ना? तो ये ड्रास्टिक कंडीशन 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपने देना है, और आपके पास इस नाइट्रेशन के प्रोसेस में, नाइट्रेशन किसके अंदर कर रहे हैं? अल्केन के अंदर कर रहे हैं, ठीक है ना। जब आप नाइट्रेशन करेंगे अल्केन की तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा? नाइट्रो अल्केन। नाइट्रो ग्रुप कहाँ से आया? नाइट्रिक एसिड से, और अल्केन आपका जो आपका रिएक्टेंट होगा वो आ जाएगा। ये जनरल वर्ड है। नाइट्रो तो नाइट्रो आएगा ना हर एक के साथ, अल्केन आगे चेंज होता जाएगा, अल्केन के स्पेसिफिक टर्म्स आप यूज़ करेंगे। अगर एक कार्बन है तो नाइट्रोमीथेन बनेगा, 2 कार्बन है तो नाइट्रो इथेन बनेगा, 3 कार्बन है तो नाइट्रोप्रोपेन, 4 कार्बन है तो नाइट्रो ब्यूटेन। इसी तरह से ये आपका नाम चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब हमारा रिएक्शन है, देखें ये हमने सबसे सिंपल फॉर्म ली है जो कि है मीथेन। इसका नाम है मीथेन। मीथेन क्यों बोला हमने इसको? क्योंकि सिर्फ एक कार्बन है और कार्बन जो है हर साइड से जो है सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच है, इसलिए ANE, और मैं तो शो करेगा सिंगल कार्बन को। तो मीथेन आपने इसका रिएक्शन करवाया नाइट्रिक एसिड के साथ। ये क्या चीज़ है? नाइट्रिक एसिड है, HNO3। इसको मैंने ओपन करके इस तरह लिखा है जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था, वही चीज़ यहाँ पे है। NO2 यहाँ पे बॉन्ड है एंड OH, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए आपको टेम्परेचर रिक्वायर होगा। आपको टेम्परेचर चाहिए 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट आप टेम्परेचर यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जो अच्छी तरह से रिएक्शन, एक अच्छा प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बना सकते हैं, वो टेम्परेचर है 450 डिग्री सेल्सियस, ओके है ना। तो इस टेम्परेचर पे आपके ये जो रिएक्टेंट है जो कि अल्केन है मीथेन, ये रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ। किस तरह से ये रिएक्शन होगा देखें। अब ये जो OH ग्रुप है इस नाइट्रोजन के साथ अटैच है, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली। ये चीज़ आपने गौर से देखनी है, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हेल्प करेगी। देखें ये जो बॉन्ड बना हुआ है ना, ये बॉन्ड किसके दरमियान में बना हुआ है? ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में बना हुआ है, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करें तो किसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे जो इस बॉन्ड के अंदर मौजूद हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन की जो कवरिंग होगी, या इन दोनों एटम में से जो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, इन दोनों में से कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा जो है मूव करते हैं, जिसकी वजह से OH के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव, और NO2 के ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, आप बस ये दूसरा ग्रुप है यहाँ पे, कार्बन और हाइड्रोजन, ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है ना। अगर आप इनके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को चेक करें तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी, ज़्यादा होगी? डेफिनेटली कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है ना। तो ऑक्सीजन जो साथ है हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ ज़्यादा मूव करेंगे? इससे कार्बन की तरफ ज़्यादा जाएंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की कमी किसके ऊपर है? हाइड्रोजन के ऊपर। तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ओके। अब देखें ये जो रिएक्टेंट है नाइट्रिक एसिड, इसका OH ग्रुप जो कि पार्शियल नेगेटिव है, और अल्केन जो कि मीथेन है, इसका हाइड्रोजन एटम, जितने भी हाइड्रोजन एटम है सबके ऊपर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप किसी के साथ भी रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नेगेटिव, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव। और आपने डायपोल फोर्सेस के अंदर शायद पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि पॉजिटिव नेगेटिव जब चार्जेस एक दूसरे के सामने आते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्रिएट हो जाते हैं और इनके दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह क्या करेंगे, अब ये तो एक अट्रैक्शन है ना, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ कंप्लीट, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH यहाँ से कंप्लीट OH नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा और H यहाँ से कंप्लीट H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा। तो ये जो है इनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के दरमियान में, इस तरह से। तो आपके पास एक प्रोडक्ट बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ये वाले इसके पास आ जाएंगे, इनके दरमियान एक अट्रैक्शन, ये वाला बॉन्ड टूट के इसके साथ बनेगा और आपके पास यहाँ से क्या चीज़ रिलीज हो जाएगी लास्ट पे, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा H2O। ये चीज़ क्लियर है ना। OH एंड H आपस में मिले तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। अब बॉन्ड कौन सा टूटा है, इधर से नाइट्रो ग्रुप निकला है, इसका बॉन्ड टूटा था, और इधर से कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड टूटा है। अब कार्बन का ये वाला बॉन्ड इधर से ये NO2 किस फॉर्म में है, पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन किस फॉर्म में है, पार्शियल नेगेटिव में। इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन हो गई और इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा जो कि इस फॉर्म में होगा। CH कितने हैं हाइड्रोजन एटम, कार्बन के साथ कितने अटैच हैं 3, तो मैंने इसको इकट्ठा यहाँ पे लिख दिया CH3, ठीक है। इसका ये वाला बॉन्ड अब किसके साथ अटैच हो रहा है, इस NO2 के साथ, ये NO2। ये क्या चीज़ है, मीथेन है, और ये क्या नाइट्रो ग्रुप है। जैसा कि यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्म में बताया था ना कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, नाइट्रो अल्केन बनेगा,
ठीक है। तो इसका नाम जैसे यहाँ पे कार्बन की स्ट्रेंथ को अगर आप इसके अंदर लिखेंगे तो क्या नाम बनेगा, नाइट्रो। तो नाइट्रो आ गया ना शुरू वाला, ये नाइट्रो ग्रुप वैसे का वैसा, और साथ क्या है मीथेन, मैथ का मतलब सिंगल कार्बन होता है, तो इसका नाम क्या बनेगा, नाइट्रो मीथेन। अगर 2 कार्बन होंगे तो नाइट्रो इथेन उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अब लास्ट में इसके यूजेस हैं नाइट्रेशन के, हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ये रिएक्शन करते हैं, हमें ये रिएक्शन किस तरह फ़ायदा देते हैं, हम कहाँ कहाँ अपनी लाइफ के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे जो है हम जो है नाइट्रेशन का प्रोसेस है, इससे आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोमीथेन होता है। नाइट्रोमीथेन के यूजेस क्या हैं, नाइट्रोमीथेन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट, लैब के अंदर एज अ सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा फ्यूल के तौर पर ये बनने का प्रोसेस शो करता है, फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। और इसी को नाइट्रोमीथेन को यूज़ करते हुए हम लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब्स के अंदर तैयार करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए भी हम लैब के अंदर जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोमीथेन का, ठीक है ना। नाइट्रो एल्केन जनरल जितने भी ये नाइट्रो एल्केन हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे हम इस तरह से उनको अपनी लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या चीज़ है, सेम डेफिनेशन आ जाएगी जैसा कि आपने नाइट्रेशन के अंदर सामने लिखी हुई है, सेम यही डेफिनेशन आपकी हैलोजिनेशन के अंदर। इसको कंपेयर करें, देखें गौर से। अब मैं हैलोजिनेशन की बात कर रहा हूँ, ये प्रोसेस जो मतलब सेम वैसा के वैसा आपने यहाँ पे करना है। देखें फॉर एग्जांपल जैसे हम हैलोजिनेशन की अगर डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। सेम वही बात यहाँ पे फ्रॉम अल्केन, यहाँ तक तो कॉमन है ना, यहाँ तक कॉमन चलेगा। आप इसकी बात कर रहे हैं नाइट्रेशन की या हैलोजिनेशन की, ये डेफिनेशन आपकी कॉमन चलेगी यहाँ पे। आपने क्या करना है, अल्केन से हाइड्रोजन एटम को हटाना है, रिप्लेस करना है किसके साथ, अगर नाइट्रेशन कर रहे हैं तो नाइट्रो ग्रुप के साथ, अगर आप हैलोजिनेशन कर रहे हैं तो हैलोजन्स के साथ, ठीक है। यहाँ तक सेम। तो नाइट्रो ग्रुप था, नाइट्रो ग्रुप की जगह पे आपने क्या लगा देना है, विद हैलोजन्स, तो आपकी डेफिनेशन हैलोजन से रिलेटेड आ जाएगी, ओके। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जितने भी हमारे रिएक्शंस होते हैं डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर अप्लाई होते हैं, कंडीशन चेंज करने से रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो कंडीशन क्या है हैलोजन को प्रोसीड करने के लिए, हैलोजिनेशन रिएक्शन जितने भी होते हैं उनके लिए आपके पास यूवी लाइट या सनलाइट या फिर हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है। देखिए ये बेसिकली क्या है, यूवी लाइट या सनलाइट, बेसिकली जैसे ये भी सनलाइट ही होती है जो यूवी लाइट है, लेकिन इसमें हम देखेंगे सनलाइट का मतलब यहाँ पे डिफ्यूज लाइट है, ठीक है ना। सनलाइट का मतलब कौन सी है, डिफ्यूज लाइट। और यूवी अल्ट्रा वायलेट लाइट, इसका मतलब है ब्राइट लाइट, ठीक है ना, जिसमें लाइट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, यूवी लाइट की। तो यूवी लाइट, सनलाइट, हाई टेम्परेचर, ये उसकी कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशंस देंगे रिएक्शन को तो आपका रिएक्शन प्रोसीड करेगा, अदरवाइज आपका रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है ना। देखें कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जो है उस टेम्परेचर पे एक रिएक्शन प्रोसीड करता है। अगर आप वो रिएक्शन किसी एक फ्रीजिंग पॉइंट पे लेके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाके ना आप उस रिएक्शन को प्रोसीड करना चाहें तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने उसकी कंडीशन चेंज कर दी है। तो हर रिएक्शन एक प्रॉपर कंडीशन में प्रोसीड होता है, टेम्परेचर की फॉर्म में हो सकता है या वो लाइट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना। तो इसकी कंडीशन क्या है, अगर लाइट होगी तो हैलोजिनेशन का प्रोसेस होगा, अगर लाइट नहीं होगी तो हैलोजिनेशन का प्रोसेस नहीं होगा। वो लाइट आप किस फॉर्म में, यूवी की फॉर्म में दें, सनलाइट की फॉर्म में, या उसको टेम्परेचर जो है अप्लाई करें उस पर। अब हम हैलोजन की बात करें, हमने क्या कहा कि हमने हैलोजन को रिप्लेस करना है हाइड्रोजन एटम से, ऐसे कहा ना। तो हैलोजन्स क्या कौन से होते हैं आपके पास, ये सारे जितने भी हैं ना, ये ग्रुप 7A के मेंबर है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है, ग्रुप नंबर 7A, ठीक है ना, ये उसके मेंबर हैं सारे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में किस तरह पाए जाते हैं, F2Cl2 Br2 एंड I2, ठीक है। और आपने इसकी प्रॉपर्टी स्टडी की होगी कि जब आप डाउनवर्ड मूव करते हैं ग्रुप के अंदर, तो जैसे आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करेंगे तो जो ये एटम्स होते हैं, एटम का साइज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है ना। जब शेल्स इंक्रीज़ होंगे एटम का साइज़ बढ़ेगा, और सेम फैक्टर आ जाता है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का, ठीक है ना। जिस तरह एटम का साइज़ बढ़ेगा तो उसमें पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, उसके पोलर होने की जो सलाहियत होती है वो बढ़ जाती है, और जो जितना जल्दी पोलर होगा उसमें उतने जो है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं, ठीक है। उसी हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है एंड सो ऑन। अब ये देखें, अब मतलब क्या है, डाउनवर्ड साइज इंक्रीज होता जा रहा है। अब अगर इसको देखें तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की अगर हम रिएक्टिविटी देखें, फ्लोरीन का साइज जो है सबसे कम है, क्लोरीन का उससे ज़्यादा, ब्रोमीन का उससे ज़्यादा एंड आयोडीन का उससे ज़्यादा है। मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको रिएक्शन के अंदर यूज़ करें तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा हो, ये मैंने आपको फार्मूला शायद बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के डिफरेंस से। लेकिन यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, फ्लोरीन है, इसका साइज़ कम है,
क्लोरीन का साइज़ उससे ज़्यादा है, ब्रोमीन का साइज़ उससे ज़्यादा है, आयोडीन का साइज़ उससे ज़्यादा है। तो जिसका साइज़ जितना कम होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उतना ज़्यादा होगी, और जितनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी उतना उसका रिएक्शन स्पीडली मूव करेगा। ठीक है, अब देखें अगर हम रिएक्शन के अंदर अपने इस फ्लोरीन को अगर आप यूज़ करना चाहें हैलोजिनेशन में, ठीक है ना, जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के जो रिएक्शन होते हैं ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होते हैं। फ्लोरीन को अगर हम रिएक्शन में यूज़ करें तो इसका रिएक्शन क्या होगा, अनकंट्रोल होता है, और वाइगरस रिएक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं आते, एक धमाके से रिएक्शन हो जाता है। ठीक है ना, हमें पता ही नहीं चलता कि किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड हुआ है, और उसको जो है उससे हमें नुकसान भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर आप इससे लास्ट मेंबर चेक करें इसका, आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है। ठीक है ना, अपने मेंबर इनमें से ग्रुप नंबर 7 में से, तो इसका साइज़ जो है आयोडीन का सबसे बड़ा है। तो इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से इसके जो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन बहुत स्लो हो जाते हैं। ठीक है ना, रिएक्शन स्लो किस तरह से होते हैं, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, रिएक्शन स्लो है। रिएक्शन स्लो होने की वजह से हमें जो है इसको हम डायरेक्ट फॉर्म में नहीं बनाते। अगर आप फॉर एग्जांपल बनाना चाहते हैं ना कि मिथाइल आयोडाइड बनाना चाहते हैं, आप अल्केन के साथ आयोडीन को अटैच करना चाहते हैं, तो हम इससे डायरेक्ट रिएक्शन इसको नहीं बनाते, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है। इस वजह से हम इसको इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू जो है प्रिपेयर करते हैं। इसको पहले किसी और के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, वहाँ से फिर हम जो है इसको अल्केन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अब ये जो बाकी दो हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, इनके जो रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन नॉर्मल होते हैं। तो हमारा हैलोजिनेशन से रिलेटेड आप जब भी इस टर्म को लेंगे तो आप ब्रोमीन या क्लोरीन को इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं। अगर आप फ्लोरीन को यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट तो बनेगा ना, आपके पास प्रोडक्ट तो बनने, किसी ने रिएक्शन तो करने अल्केन के साथ, प्रोडक्ट तो बन जाएगा। अगर फ्लोरीन को यूज़ करेंगे तो आपके पास फ्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे, अगर क्लोरीन को तो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से एंड सो ऑन, ये सारे प्रोडक्ट्स इस तरह से प्रोसीड होंगे। अब इस तरह ऑर्डर किस तरह से होगा, अभी मैंने बताया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की कम है, ब्रोमीन की उससे कम है, आयोडीन की उससे कम है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी ज़्यादा, तो जितना रिएक्शन की स्पीड कौन ज़्यादा स्पीड किसका रिएक्शन मूव करेगा, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का जो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये ऑर्डर कौन सा है, ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, तो इसका रिएक्शन जो है स्पीडली मूव करेगा। फ्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, एंड क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन इज़ मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं कि अगर हम डार्क कंडीशन अप्लाई करें, या आपकी बुक में नहीं है, इसको जस्ट मैं बता रहा हूँ, इसको आपने आइडिया लेना, एमसीक्यूज इसके ऊपर आते रहते हैं। कि देखें, अगर क्वेश्चन आता है कि द प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड इन द डार्क कंडीशन, हैलोजिनेशन से रिलेटेड, द रिएक्शन ऑफ हैलोजिनेशन इज प्रोसीड इन डार्क कंडीशन देन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। प्रोडक्ट आपको बता दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी, और लास्ट पे होता है नन ऑफ दिस। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो हैलोजिनेशन का प्रोसेस है विदाउट कंडीशन ये प्रोसीड नहीं करेगा। तो कंडीशंस कौन सी हैं यहाँ पे, लाइट का होना लाजमी है, टेम्परेचर का होना लाजमी है। अगर यहाँ पे कंडीशन आपको दे दी जाए कि डार्क कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो आपने यहाँ पे बताना है नो रिएक्शन। ठीक है, अगर लाइट नहीं है, कंडीशंस ही आप अप्लाई नहीं कर रहे, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। ये 10th क्लास में बताया हुआ है, यहाँ पे नहीं है वैसे, ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है ब्राइट लाइट। ठीक है ना, ब्राइट लाइट का मतलब क्या है, आप एक हाई टेम्परेचर दे रहे हो, हाई लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, रिएक्शन के अंदर, तो आपका जो रिएक्शन होगा वो बहुत तेज़ी से मूव करेगा। और किस तरह से होगा, बड़ी तेज़ी के साथ आपके पास 4 मॉलिक्यूल HCl के निकल जाते हैं, और वहाँ से कार्बन ब्लैक जो है निकल जाता है। ठीक है ना, कार्बन वहाँ से जो है निकलेगा, कार्बन एज अ प्रोडक्ट, और साथ में 4 मॉलिक्यूल HCl के निकलेंगे। तो आपके पास कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट नहीं बन रहे हमारे पास। हम हैलोजिनेशन का प्रोसेस करते हैं, हम चाहते हैं हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स बने, हम हर एक प्रोडक्ट को अपनी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर सकें। ठीक है ना, अगर हम एक हाई लाइट उसको देते हैं, तब आपका प्रोडक्ट तो बड़ी तेज़ी से बनेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा जो हम बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हैलोजिनेशन का जो रिएक्शन होगा उसके लिए प्रेफर किया जाता है डिफ्यूज्ड लाइट को। ठीक है, मध्यम रोशनी में ये रिएक्शन होता है, और हमारे पास लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको हम उनसे फिर आगे लैब्स के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स और उससे तैयार करते हैं, और आगे जो है कुछ और भी सब्सटेंसेस चीज़ें जो हैं इस्तेमाल की जाती हैं, जो हम डेली लाइफ के अंदर जो यूज़ करते हैं उनको। अब देखें, अब ये जितना भी हमारा प्रोसेस है, मैकेनिज्म स्टार्ट करने लगे हैं, ये सारा मैकेनिज्म किसके ऊपर प्रोसीड करेगा, सारे का सारा डिफ्यूज लाइट। तो डिफ्यूज लाइट जो सन लाइट है, इसी को हम इस फॉर्म में भी शो करते हैं, सनलाइट को H nu की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे एक साइन लगा हुआ है हर स्टेप के अंदर, H nu। ठीक है ना, तो आपकी बुक में अगर नहीं है तो इसको आपने लाजमी शो करना है कि विदाउट ये लाइट आपका रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। ठीक है ना, अब ये जो हमारा रिएक्शन है डिफ्यूज लाइट में, ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप जो है उसको इनिशिएशन कहा जाता है, सेकंड स्टेप होता है प्रोपेगेशन,
और थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन, ठीक है ना। जो फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट होना, ठीक है। रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लाइट अप्लाई करेंगे, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, रेडिकल बनेंगे, तब जाकर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोपोगेशन, प्रोपोगेट का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो ये जो रेडिकल्स हैं, ये रेडिकल जाकर हमारा जो रिएक्टेंट होगा, जो अल्केन है, जो भी है, फॉर एग्जांपल मीथेन है, उसके साथ रिएक्ट करेंगे 1 by 1 और आपके पास प्रोडक्ट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और तब तक प्रोडक्ट आपके बनते रहेंगे जब तक इसके साथ जो हाइड्रोजन एटम्स हैं कार्बन के साथ वो ख़त्म ना हो जाएं, ठीक है ना। और रिएक्शन जो है प्रोसीड करेगा तब तक जब तक ये हाइड्रोजन एटम उसके साथ अटैच होंगे, ये 1 by 1 हाइड्रोजन एटम जो है रिप्लेस होते जाएंगे और इसकी जगह पे ये क्लोरीन एटम उसकी जगह लेते जाएंगे और आपके पास प्रोडक्ट्स बनेंगे। और लास्ट पे थर्ड जो इसका स्टेप है वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेट का मतलब होता है स्टॉप करना, ठीक है ना। तो अगर दो रेडिकल आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो आपका प्रोडक्ट बन जाता है, और जो प्रोडक्ट बनता है, अब देखें ये जो रेडिकल बने ये आपस में रिएक्ट करके, और आपके सोल्यूशन के अंदर रेडिकल कोई भी नहीं है। जब रेडिकल कोई नहीं होगा तो आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो ये रिएक्शन किसकी वजह से प्रोसीड हो रहा है, रेडिकल की वजह से। तो आपका ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ अल्केन विद द हेल्प ऑफ रेडिकल। तो रेडिकल की हेल्प से आपने कौन सा मैकेनिज्म प्रोसीड करना है, तो ये वाला जो हेलोजिनेशन है ये रेडिकल मैकेनिज्म भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखें, अब हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट जो पहला स्टेप है वो कौन सा है, टर्मिनेशन। आपके पास क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल को हम इकट्ठा किस तरह से लिखते हैं, Cl2 की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसको मैंने ओपन करके लिखा है Cl बॉन्ड Cl। और आपको पता होगा कि जब एक बॉन्ड को अगर हम स्टडी करें ना, तो कोई भी दो एटम्स के दरमियान एक लाइन सी लगी होती है, उसको हम बॉन्ड का नाम देते हैं। वो जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है। जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी ना, इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर, तो होमोलाइटिक फिशन का प्रोसेस होगा। होमोलाइटिक का मतलब क्या होगा, ये बॉन्ड दरमियान से टूटेगा, इस क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, इस क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। ये एरो आपकी बुक पे नहीं लगे हुए, ठीक है ना, किसी भी हेल्पिंग बुक पे नहीं है, लेकिन ये आपने एरोस लगाने हैं साथ साथ इसको आपने चेंज करना है बुक को। देखिए ये एरो मैंने इस तरह से लगाया है, ये ऐसे करके हाफ हेडेड एरो शो करना है। यहाँ पे प्रॉपर इस तरह का एरो शो नहीं करेंगे, अगर इस तरह करेंगे तो ये गलत होगा, ठीक है। हाफ हेडेड एरो आप लोग ने लगाना है। अब ये हाफ हेडेड एरो मतलब एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो कर रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का था, ये जब जैसे ही बॉन्ड टूटेगा इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास, इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल, दो रेडिकल आपके पास बन जाएंगे, ठीक है ना। अब रेडिकल बन चुके हैं, अब आपका रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। ये रेडिकल जाकर अल्केन के साथ रिएक्शन शो करेंगे और प्रोडक्ट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन याद रखनी है, डिफ्यूज्ड लाइट, ठीक है ना, जिसको HNU से हमने शो किया। अब सेकंड स्टेप कौन सा होगा, प्रोपेगेशन का। प्रोपेगेशन में ये रेडिकल जाकर रिएक्ट करते हैं अल्केन के साथ और प्रोडक्ट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखें, अब ये अल्केन है CH4, जिसको मैंने ओपन करके लिखा हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन चारों साइडों में लगे हुए हैं, इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो CH4 बनेगा। ओपन लिखने का मकसद है कि आपको इसका मैकेनिज्म समझ आ जाए, ठीक है ना। अब देखें, यहाँ से एक रेडिकल आया, ये रेडिकल Cl रेडिकल, ठीक है ना। अब ये जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रॉन, इसका जो रेडिकल है क्लोरीन का, ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब होमोलाइटिक फिशन का प्रोसेस है ना। तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, इसका ये बॉन्ड दरमियान से टूटेगा, ठीक है। इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इसने अपना इलेक्ट्रॉन देना है शेयरिंग में, और ये जो क्लोरीन है इसने अपना इलेक्ट्रॉन देना है, तो इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेना है, तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम HCl का नाम देंगे, ठीक है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन ये वाला बचा हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला जाएगा और रेडिकल आ जाएगा CH3 के ऊपर। बेसिकली ये रेडिकल, ये जो डॉट है किसके ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का है, तो हम इस तरह से इसको ऊपर शो कर देते हैं CH3 रेडिकल। अब रेडिकल किसके ऊपर आ चुका है, रेडिकल अब CH3 के ऊपर आ चुका है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखें ये जो यहाँ पे चला गया ना, ये यूज़ हो गया। अब ये रेडिकल रिएक्ट करेगा, आपका जो सोल्यूशन होगा उसमें सिर्फ 1 2 4 मॉलिक्यूल नहीं है क्लोरीन के, हैलोजन के, तो उसमें लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तब तक रिएक्शन प्रोसीड होगा जब तक आपके पास क्लोरीन होगी या 7 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है ना। अब क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल आता है, मॉलिक्यूल का मतलब 2 क्लोरीन के एटम्स आपस में अटैच हैं, जो कि कोवलेंट बॉन्ड उनके दरमियान में बना हुआ है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसके दरमियान में है। सेम प्रोसेस जिस तरह यहाँ पे ब्रेक किया था, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का बॉन्डिंग में, और दूसरा क्या आएगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का बॉन्ड यहाँ से टूटेगा दरमियान से,
इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, और इधर से CH3 का जो रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करने और बॉन्ड बनेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3। अब ये CH3 है, ये फर्स्ट प्रोडक्ट आपके पास बना है, इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, मिथाइलिन क्लोराइड भी कहा जाता है इसको। दोनों नाम इसके लिए जो हैं यूज़ किए जा सकते हैं, या आप कह सकते हैं इसको क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइलिन क्लोराइड भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब एक प्रोडक्ट आपका ये बन गया यहाँ पे। अब ये जो रेडिकल निकलेगा, अब देखें ये इसी तरह से, ये जो है ना, ये 2 स्टेप के वहाँ प्रोपेगेशन का, इसी को आगे यहाँ पे प्रोसीड किया गया, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ तक बनाया। लेकिन हम जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि आपके पास एक टर्मिनेशन का इनिशिएशन है, प्रोपेगेशन है, टर्मिनेशन किस तरह से होता है। टर्मिनेशन का प्रोसेस उस वक्त होगा जब रेडिकल आपस में मिलेंगे। देखें यहाँ पे रेडिकल आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, एक आपके पास स्टेबल कंपाउंड है, एक रेडिकल है, इसने उसके साथ रिएक्ट करके उसको रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और खुद स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर गया। अब ये रेडिकल क्या करेगा, अगले स्टेबल कंपाउंड के साथ, मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और उसको जो है रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, खुद स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। तो प्रोपेगेशन का प्रोसेस इसी तरह से प्रोसीड होता है। तो अब जो है ना ये थर्ड स्टेप टर्मिनेशन का, तो टर्मिनेशन में आप लोगों ने देखना है कि जब 2 रेडिकल आपस में मिल जाएं, जब रेडिकल ही आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो सोल्यूशन के अंदर कोई रेडिकल नहीं बचेगा। जब रेडिकल नहीं होगा तो आपका रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखें ये रेडिकल और ये क्लोरीन का, अगर ये दोनों रेडिकल आपस में मिल जाएं तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, यही बनेगा मिथाइल क्लोराइड। लेकिन जब रेडिकल आगे नहीं बन रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर रहा, रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये स्टेप होता है टर्मिनेशन का। अगर हम फॉर एग्जाम्पल टर्मिनेशन की तरफ नहीं जाते, हम जाते हैं कि जो प्रोपेगेशन है, अगर हम इसके प्रोडक्ट 1 बाय 1 बनाना चाहें तो कितने प्रोडक्ट्स, किस तरह के हम प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। जैसा कि 2 स्टेप्स किए हुए हैं। नेक्स्ट इसका स्टेप है कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना था ना, ये CH3Cl, अगर हम इसको मजीद रिएक्शन में इन्वॉल्व करना चाहें या आगे इस तरह से रिएक्शन करेगा, आगे प्रोडक्ट्स अगर चेक करें तो आपके पास कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है ना। अब देखें, अब यही है, इसी का आगे फर्स्ट है फॉर एग्जाम्पल ये वाला है, सेकंड ये वाला है, और इसी को मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ ये वाला प्रोपेगेशन का, ठीक है ना। अब इधर से क्लोरीन का जो रेडिकल है ये, और इधर से ये जो बॉन्ड बना हुआ कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सेम प्रोसेस चलेगा, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर से ये क्लोरीन का जो रेडिकल था ये आपस में रिएक्ट करेगा और आपके पास HCl बनेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा दरमियान से, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास रह जाएगा और CH, देखें ये क्लोरीन था ना, इस क्लोरीन को आप इधर लगा दें, इधर लगा दें, कोई मसला नहीं है। मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे लगाया ताकि आपको रिएक्शन करने में आसानी हो जाए। क्लोरीन को यहाँ लगा दें या इस तरफ लगा दें, कोई इशू नहीं है, इस कार्बन के साथ ही अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, एक है CH, ये क्लोरीन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो CH2 एंड Cl, रेडिकल इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा तो बनेगा CH2, ये वाले 2 और साथ Cl है, CH2 Cl इसके ऊपर रेडिकल, और आपका प्रोडक्ट यहाँ से निकला HCl। अब ये रेडिकल आगे रिएक्ट करेगा, देखें यहाँ पे स्टेबल कंपाउंड बन चुका है, यहाँ पे रेडिकल नहीं है, रेडिकल ये वाला है। अब ये आगे रिएक्ट करेगा क्लोरीन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। अब देखें सेम इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के दरमियान। अब ये बॉन्ड फिर से दरमियान से टूटेगा, सेम प्रोसेस चलेगा जैसा कि हमने शुरू में किया है। ये इलेक्ट्रॉन इसका क्लोरीन का और इधर से ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इन्होंने आपस में शेयरिंग की और इनके दरमियान में बॉन्ड बनेगा। कितने, 2 हाइड्रोजन पहले थे, CH2 वैसा का वैसा, क्लोरीन एक पहले से था, एक इधर से आकर अटैच हुआ, क्या बन जाएगा Cl2, और यहाँ से बॉन्ड जब टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन क्लोरीन के पास जाएगा और क्लोरीन जो है यहाँ से रेडिकल की फॉर्म में निकल जाएगा। अब अगला स्टेप देखें, अब ये देखें ये प्रोडक्ट कौन सा था, ये वाले 2 जो प्रोडक्ट बने हुए हैं, ये तो क्लोरोमीथेन था ना, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बना हुआ है, ये तो रेडिकल था, लेकिन ये आपके पास प्रोडक्ट बन चुका है ना। ये प्रोडक्ट कौन सा है, कितने क्लोरीन है, 2 हैं, तो इसको आप डाई क्लोरो मीथेन कह सकते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या बनेगा, इसका मैंने बताया था मिथाइलिन क्लोराइड इसका, तो इसका बनेगा मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं आप इसको। अब नेक्स्ट आ जाएगा, यही जो आपके पास प्रोडक्ट बना है ये आगे रिएक्ट करेगा, कितने क्लोरीन है, 2, ये 2 क्लोरीन, एक इधर अटैच है, एक इधर अटैच है, ठीक है। इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम है, इसको मैंने साइड पे लिखा ताकि हाइड्रोजन का रिएक्शन इस क्लोरीन के साथ आसान हो जाए और आपको आसानी से समझ आए। अब इस बॉन्ड में कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे और बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान से बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और H और Cl आपस में मिलकर HCl बना देंगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखें, ये रेडिकल बन चुका है। ये रेडिकल क्या करेगा, आगे क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं, इधर से क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्ट करेंगे। तो क्या बन जाएगा, CH ऑलरेडी था, 2 क्लोरीन के एटम थे, 1 क्लोरीन यहाँ पे अटैच हुआ, तो क्या बनेगा CHCl3। तो ये बन गया CHCl3, और बॉन्ड जब यहाँ से टूटेगा ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से रेडिकल निकल जाएगा, ठीक है ना। और इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट है इस स्टेप का। इसका जो प्रोडक्ट होगा आप इसको सिंपल फॉर्म में क्लोरोफॉर्म भी कह सकते हैं, या फिर इसका दूसरा अगर इसी हिसाब से नाम देंगे तो क्या बनेगा, कितने क्लोरीन है, 3 है, तो ट्राई क्लोरो, सिंगल कार्बन है तो मीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन, ठीक है। अब जो है इसके आगे नेक्स्ट आ जाएगा क्लोरोफॉर्म, जो है ये आगे रिएक्ट करेगा। ये बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। अब ये इलेक्ट्रॉन इसका और इधर से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दरमियान से ब्रेक हो जाएगा, और इसका ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, रेडिकल बन जाएगा, और आपके पास ये बनेगा H और Cl। इन्होंने आपस में रिएक्शन किया तो बना HCl, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ इस कार्बन के ऊपर, यहाँ पे रेडिकल बनेगा। कितने क्लोरीन है, 3 हैं, तो C कार्बन, ये वाला कार्बन, और ये Cl3 जो है इसके ऊपर रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो रेडिकल है अगले और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन और इधर से इसका इलेक्ट्रॉन आपस में जो है शेयर करेंगे, और प्रोडक्ट बनेगा CCl4, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से बन जाएगा इसका रेडिकल, ठीक है। इसी तरह से रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब ये फाइनल प्रोडक्ट है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम खत्म हो चुके हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ये बनेगा, या टेट्राक्लोरोमीथेन भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका इस टाइप का फाइनल प्रोडक्ट है। और उसके आगे देखें ये यूजेस हैं, यूजेस में हम इनको जो है जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं इसमें अल्केन से रिलेटेड, उनमें हम उसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या इल्यूमिनेटिंग गैसेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन में जो गैसेस रिलीज़ होती हैं तो इन्हीं की वजह से हम इनको यूज़ करते हैं उन गैसेस को रिलीज़ करने के लिए। उसके बाद प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन हम कौन सी चीज़ें बनाते हैं इस रिएक्शन के थ्रू, देखें मिथाइलिन क्लोराइड है, इथाइलिन क्लोराइड है, या फिर क्लोरोफॉर्म है, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे बने हुए यहाँ पे वो मैंने बता दिए, ये हम इसके थ्रू बना सकते हैं अल्केन से। अब नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के अंदर क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, मिथाइल अल्कोहल तैयार करते हैं, जैसे कि आपने ऑक्सीडेशन के अंदर तैयार किया था अल्केन से, और इसी तरह फॉर्मेल्डिहाइड भी हम उसी से तैयार करते हैं, इसी तरह हाइड्रोजन साइनाइड को भी उसी से तैयार किया जाता है। ये हमारे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम ये प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। और उसके आगे कार्बन ब्लैक। अब मैंने ये रिएक्शन बताया था कि अगर हम हाई लाइट जो है ब्राइट लाइट अगर दें तो आपका जो रिएक्शन होगा फ़ौरन से कार्बन जो है वहाँ से कार्बन ब्लैक बनती है। तो उस कार्बन ब्लैक को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पेंट्स में, या जो प्रिंटिंग इंक बनती है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, या जो है टायर्स वगैरह जो बनाए जाते हैं ऑटोमोबाइल्स के उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट जो है अल्केन के यूजेस हैं, हम अल्केन को एज अ फर्टिलाइज़र की फॉर्म में जो खादें वगैरह बनाई जाती हैं उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं।